पहला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंस क्लॉज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसके बाद इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के भी नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंस क्लॉज को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अगर आपको कहीं कहा जा रहा है कि मेन क्लॉज लिखो या प्रिंसिपल क्लॉज लिखो तो वहां पे हम लोगों को ये इंडिपेंडेंस क्लॉज मिलती है। क्लियर? डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं कि मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं मैं अपनी एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर समझाने वाला हूं जो हमेशा से इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना रहा। ऐसा टॉपिक आज मैं उठाने वाला हूं जो बहुत ही दिक्कत का सामना करता है, और ये टॉपिक आप लोगों को इंटरमीडिएट स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के तहत मिलता है, जिसमें आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। वहां पे चीज आपको देखने को मिलती है। तो आज का टॉपिक हमारा है कि क्लॉजेस के ऊपर। आज का टॉपिक हम लोग क्लॉजेस के ऊपर देखेंगे कि क्लॉजेस होती क्या हैं, क्लॉजेस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, या कोई भी क्लॉज का सेंटेंस अगर आ जाए तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लॉजेस के डेफिनेशन को समझाऊंगा, क्लॉजेस होती क्या है ये बताऊंगा, क्लॉजेस कितने प्रकार की होती है ये बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्लॉजेस होती क्या है। क्लॉज ये क्लॉज एक ऐसी चीज है जो हमेशा से सबको परेशान करती आई है। तो इस क्लॉज को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्लॉज समझते क्या है, तो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एक शब्दों का समूह होता है, इसमें सेंटेंस वर्ड्स भी होते हैं, और इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर? ये सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, और उसके बाद और ये होता है कि इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ। मतलब इसमें एक अपना इसका एक मीनिंग भी निकलता है, एक अर्थ भी निकलता है। मतलब एक शब्दों का समूह होता है, इसके सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और इसके कंप्लीट मीनिंग भी निकलती है। ये हमारा होता है क्लॉज, है ना। तो क्लॉज को उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ गए होंगे क्लॉज होती क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्लॉज होती क्या है। जैसे यहां लिख दिया गया, ही गोज टू मार्केट डेली। तो यहां देखिए कि ही ये हमारे पास सब्जेक्ट है, गोज हमारे पास वर्ब है। ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, और ये इसकी एक पूरी मीनिंग भी निकलती है। क्लियर? मतलब ये शब्दों का एक समूह है, इसमें शब्द भी होते हैं। पहला हमारा पहली शर्त क्लियर हुई। दूसरी शर्त है कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, दूसरी शर्त भी ओके हो गई। तीसरी, इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ। तो ही गोज टू मार्केट डेली, वो रोज बाजार जाता है, यानी इसकी मीनिंग भी निकलती है। अर्थात ये सेंटेंस हमारा जो ये लिखा हुआ है ये हमारा एक क्लॉज हुआ। क्लियर? तो इन तीनों मानकों को आप लिख लीजिए, क्लॉज की होती क्या है। इसके बाद मैं बताता हूं क्लॉज को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपनी टाइप्स ऑफ क्लॉज की तरफ। क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं? क्लॉज मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहले को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज। पहला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंस क्लॉज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसके बाद इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के भी नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल
क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंस क्लॉज को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अगर आपको कहीं कहा जा रहा है कि मेन क्लॉज लिखो या प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, तो वहां पे हम लोगों को ये इंडिपेंडेंस क्लॉज मिलती है। क्लियर? डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं कि मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कही जाती है। यहां कहीं सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की जा रही है तो समझ लो आप डिपेंडेंट क्लॉज की बात की जा रही है। तो चलिए इन दोनों को आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग करके समझते हैं कि ये होती क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहले हमारे पास क्या था? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग मेन क्लॉज के भी नाम से जानते हैं और इसके पश्चात हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के भी नाम से जानते हैं इसे। क्लियर? मतलब इंडिपेंडेंस क्लॉज को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। हम ये चीज होती क्या है समझ लीजिए कि पहला इसे कह सकते हैं हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड। ये शब्दों का एक समूह होता है और इसे इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। और उसके बाद आता है इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। मतलब ये अपने आप में पूरा आंसर दे देता, पूरा मीनिंग दे देता है, पूरा अर्थ दे देता है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि यू में सिट, यहां पे सिट हमारे पास वर्ब हो गई और मे हमारे पास में नहीं, यहां पे यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अर्थात ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसकी कंप्लीट मीनिंग भी आपको निकल के आती है कि आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। इसकी कंप्लीट मीनिंग निकल के आती है। इसको अपनी मीनिंग के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो सेंटेंस लिखा रहता है वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। तो आप यहाँ पे इसे क्लियर हो गए कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग कहते किसे है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह होता है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब अपनी होती है और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। चले चलते हैं अपनी अगली पार्ट्स की तरफ। अगला पार्ट हम लोगों के पास आता है कि डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अतः इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा जाता है? नाम से पता लग रहा है डिपेंडेंट, मतलब ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी पे डिपेंड रहती है। अर्थात ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड रहती है कि जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ नहीं लगाई जाएगी ये मीनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड ये होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इसके भी इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब पाए जाते हैं, बट इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग। मतलब है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है। मतलब ये क्लॉज जब लिखी जाती है तो इसकी मीनिंग कंप्लीट आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब यहां पे आप एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे कह दिया गया वेयरएवर यू लाइक, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। क्लियर? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब मिला भी, ग्रुप ऑफ वर्ड भी मिल गया, लेकिन इट हैज नॉट कंप्लीट। आप जहां चाहें, क्या चाहें,
कंप्लीट मीनिंग नहीं ले। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग अब इसकी मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दें कि यहां पे कह दिया जाए यू में सिट, जो इसके पहले की हमने क्लॉज ली थी, जिसके पहले की स्लाइड में मैंने लिखा था यू में सिट, तो यहां पे अगर आप इसके ऐड कर देते हैं ये, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। तो यू में सिट, आप जहां बैठ सकते हैं जहां आप चाहें, वेयर एवर यू लाइक, जहां आप चाहें। इस प्रकार से ये वेयर एवर यू लाइक का जो मीनिंग है वो बिना इसके कंप्लीट नहीं होता, अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज की जो मीनिंग होती है वो बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाए पूरी नहीं होती। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ना लगाया जाए तो सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं होता, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कम मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट पे डिपेंड रहता है। क्लियर? तो दूसरे शब्द में समझ लीजिए कि इसको हम लोग इंडिपेंडेंस को कर लेते हैं मुख्य उपवाक्य, इसे हिंदी में समझ लेते हैं इस चीज को, और इसे कह देते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, तो एक भाषा में समझ लीजिए कि मुख्य उपवाक्य जो हमारा होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जबकि जो आश्रित उपवाक्य होता है इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। जैसे यहां पे देखिए कि आश्रित उपवाक्य था ये, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं थी जब तक इसको मुख्य उपवाक्य के साथ क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ा नहीं गया, तब तक इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो उम्मीद है कि ये चीज अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य उपवाक्य की एक कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट अर्थ होता है, और जबकि आश्रित उपवाक्य अपने कंप्लीट अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंसिपल क्लॉज को देखा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखा। इसके अतिरिक्त एक वाक्य और होता है जिसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये पता लग जाए कि इसके अतिरिक्त और कौन सा सेंटेंस होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग उसका पार्टीशन करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नाउन क्लॉज, दूसरा हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा हमें मिल जाता है एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं। पहला हमारा नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो ये ऐसे जान लीजिए कि ये सेंटेंस में एक्ट लाइक ए नाउन, ये क्लॉज ऐसी होती है तो जो नाउन की तरह एक्ट करती है सेंटेंस में। ये सेंटेंस में ऐसी होती है जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है। एडजेक्टिव का मतलब ये क्या कहते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। तो ये लाइक एडजेक्टिव एक्ट करती है, और ये लाइक एडवर्ब एक्ट करता है। एडवर्ब का मतलब वो वर्ड जो होता है जो हमारे नाउन को, वर्ब को या अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वो वहां हमारा एडवर्ब होता है। तो ये लाइक एडवर्ब एक्ट करता है सेंटेंस में। कैसे करता है इसे हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो फिर अगली स्लाइड में देखते हैं कि कौन सा वर्ड कैसा एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि आप लोग ये जो क्लॉजेस हैं ये किस पार्ट में आती है, ग्रामर के किस पार्ट में आती हैं? क्या ये वर्ड पार्ट में आती हैं या फिर सेंटेंस पार्ट में आती है? सेंटेंस पार्ट में आती है। ये किस पार्ट में आती हैं? तो आप लोग ये जान लीजिए कि वर्ड पार्ट ये अगर होता है तो इसमें हम लोगों को ये क्लॉजेस नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, और किसी पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों को ये क्लॉजेस नहीं मिलती हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्लॉजेस नहीं मिलती है। ये हमारे सेंटेंस पार्ट में आती है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही क्लॉजेस हमको मिलती हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसी में क्लॉजेस मिलती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसका ग्रुप पूछा जाए ग्रामर में, कभी भी पूछा जाए कि क्लॉजेस किस ग्रुप में आती है, वर्ड पार्ट के रूप में आती है ग्रामर में कि सेंटेंस पार्ट के रूप में आती है, तो क्लियर आप रखिए कि जो क्लॉजेस होती है वो सेंटेंस पार्ट के रूप में ग्रामर में आती हैं। क्लियर?
तो चलिए अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये होती है हमारी नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये शब्दों का एक समूह होता है और इसके बाद ये होता है हमारे पास कि इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, और इट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस में, ये वाक्य में एक नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे कहा गया आई फील दैट, आई विल फेल। अब यहां पे कहा गया कि मैं डरता हूं, मैं डर रहा हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो यहां पे देख लीजिए कि इससे ये हमारी पूरी नाउन क्लॉज है, ये हमारी नाउन क्लॉज है और इसमें एक हमारे पास सब्जेक्ट मिल रहा है, एक वर्ब मिल रही है। क्लियर? ये नाउन क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसकी एक सब्जेक्ट और वर्ब है। अब ये हमारा जो है फियर का एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। फियर वर्ड का यानी फियर जो वर्ब है इसका एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एज ए नाउन एक्ट कर रहा है। ये क्लॉज हमारी नाउन एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमारी पूरी क्लॉज नाउन क्लॉज हो गई। क्लियर? कि यहां पे ये जो सेंटेंस है, जो क्लॉज पूरी हो, ये नाउन की तरह अगर बिहेव करना शुरू कर दे सेंटेंस में जाकर, तो वो हमारी वहां पे नाउन क्लॉज कही जाती है। क्लियर? यहाँ पे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया एग्जांपल हमने कि दैट यू हैव कम, और इसके बाद ये आ जाएगा प्लीजेज मी, प्लीजेज मी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे प्लीजेज जो ये हमारी पूरी नाउन, ये क्लॉज है, दैट यू हैव कम, और ये प्लीजेज मी बाकी सेंटेंस है। तो प्लीजेज हमारे पास ये वर्ब आ रहा है और वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट तो आप ऐसे ही जानते हैं कि या तो प्रोनाउन होता है या तो नाउन होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, अर्थात ये नाउन क्लॉज हो गई हमारी। क्लियर? ये चीज समझ लीजिए कि नाउन क्लॉज जो भी वर्क करेगी, कभी भी एक्ट करेगी, तो या तो वो सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करती है या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट करती है, तभी वहां पे वो नाउन क्लॉज बनती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब ये सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी पाया जाता है। और इट एक्ट्स लाइक ए एडजेक्ट, लाइक ए एडजेक्टिव इन सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और आप लोग ये जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये होता है एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये सेंटेंस में यूज नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो ये जो फ्रेज है, ये जो क्लॉज है हमारी, ये क्लॉज भी हमारी एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है और ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेंटेंस दिया हमने कि द अम्ब्रेला व्हिच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन। एक सेंटेंस ये ले लिया और इसमें ये हो गया व्हिच हैज ब्रोकन हैंडल, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई हमारे पास। और ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रही है, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ये पूरी क्लॉज ये देख लीजिए कि ये छाते के बारे में नहीं, अम्ब्रेला के बारे में ही बता रही है कि वो अम्ब्रेला जिसका हत्था टूटा हुआ है,
तो ये अम्ब्रेला को ही पूरे डिफाइन कर रही है, अम्ब्रेला को ही डिस्क्राइब कर रही है, इसीलिए पूरी क्लास ही हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आई मेट अ गर्ल whose eyes were blue। यहां पे देखिए कि whose eyes were blue, ये एकलौती केवल लड़की को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ये पूरा फ्रेज, ये पूरी क्लॉज जो होगी इकलौती ये लड़की को ही डिस्क्राइब कर रही है, इसीलिए पूरी क्लॉज जो हमारी होगी और यहां पे ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। और यहां पे देख लीजिए कि ये आइज और वर्ब, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ पे ये हैंडल सब्जेक्ट मिल रहा है और ये वर्ब मिल रही है। तो यहाँ पे चीज समझ लीजिए, कोई भी क्लास हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपको मिलनी ही मिलनी है। और जो अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करता है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होगा वो सेंटेंस में यूज नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। क्लियर? तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ। तो अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? सिंपल सा ही, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी एक सेंटेंस, एक वर्ड का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास कि इट एक्ट्स लाइक अ एडवर्ब इन सेंटेंस। क्लियर? मतलब ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करता है। एडवर्ब का मतलब आप लोग जानते कि होता क्या है? एडवर्ब का मतलब होता है कि ये डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड अदर एडवर्ब, अदर एडवर्ब, इन सबको डिस्क्राइब करता है। ये एडवर्ब का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में यूज नाउन हो, प्रोनाउन हो या वर्ब हो या अदर एडवर्ब हो, उन सबको डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेंटेंस में जब भी यूज होगा, ये क्लॉज जब भी आएगी सेंटेंस में, तो ये ना जो इसमें यूज वर्ब होगी या एडवर्ब होगी जिसके साथ ये यूज हुई होगी उसको ये डिस्क्राइब करेगी। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस लेते हैं, इससे कि क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ एक सेंटेंस हमने ले लिया, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। तो यहाँ पे व्हेन द इवनिंग केम ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। और ये इवनिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और केम हमारा वर्ब हो जाएगा। और ये रेस्टेड इसको मॉडिफाई कर रही है, इसको डिस्क्राइब कर रही है। क्लियर? ये रेस्टेड को मॉडिफाई कर रही है, यानी रेस्टेड ये वर्ब है, वर्ब को ये पूरा व्हेन द इवनिंग केम मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारी ये एडवर्ब क्लास हो गई। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल गिव यू द मैप so that you can find the way। अब यहां पे देख लीजिए कि so that you can find the way, ये हमारी एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास है। और ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये गिव को मॉडिफाई कर रही है। गिव को ये बता रही है कि मैंने तुम्हें वो नक्शा दिया जिससे कि तुम रास्ता पा सको। यहाँ पे ये क्लॉज जो है ये गिव को ही डिस्क्राइब कर रही है, इसीलिए ये क्लॉज हमारी एडवर्ब क्लॉज हुई। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लॉजेस क्या होती हैं ये बताया है, क्लॉजेस कितने प्रकार की होती है ये बताया है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ये बताया है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी कि क्लॉजेस को पहचाना किस प्रकार से जाए। तो इसका जवाब मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उस चीज का जवाब देने लगा तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा
और आप लोग इसे देखते देखते उब जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं कह सकता हूं कि आप ये समझ लीजिए क्लॉजेज होंगी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात पहली मुख्य उपवाक्य, दूसरी आश्रित उपवाक्य। यानी कि आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य पे आश्रित रहती है, इसीलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, बिना उसके वो उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होने देता। और आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लास की जो पार्ट होते हैं वो हमारे पास नाउन क्लास, जो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये होता है। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, तो अब हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। कोऑर्डिनेट क्लास वो क्लास होती है कि जिसमें दो प्रिंसिपल क्लास हो, दो प्रिंसिपल क्लास होती है, उनको एक ही सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां लिया हमने रवि बॉट अ पेन एंड पेंसिल, अ पेंसिल, ठीक है। तो यहां पे देखिए रवि ये एक सब्जेक्ट है हमारे पास, और उसके बाद रवि बॉट अ पेन, एक पूरी एक सेंटेंस ये बन गया हमारे पास, रवि बॉट ए पेन, और दूसरा सेंटेंस इसके साथ बन गया रवि बॉट एंड ए पेंसिल, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ये देख लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट के साथ अगर दो प्रिंसिपल क्लास जुड़ी हो तो वहां पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्लास मिलती है। अभी तो फिलहाल एक इंट्रो सा दिया है मैंने, कभी मैं आगे मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट क्लास की एक सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करूं जिसमें कोऑर्डिनेट क्लास होती क्या है, इसको बनाया किस प्रकार से जाता है, इसको समझा किस प्रकार से जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट क्लास होती क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास को देखा कैसे जाता है, कोऑर्डिनेट क्लास को पहचाना किस प्रकार से जाता है, उसका मैं अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर दे दूंगा। अभी आप ये जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट क्लास वो क्लास होती है जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ दो प्रिंसिपल क्लास को जोड़ा जाता है और दोनों प्रिंसिपल क्लास एंड के साथ जोड़ी जाती हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कोऑर्डिनेट क्लास का जो मेन इंट्रो देने की कोशिश मैंने की है, छोटा सा इंट्रो, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें इस वीडियो लेक्चर को जो मैंने अभी यहाँ रोका है, इसके बाद इसमें बाकी है कि आप एडजेक्टिव क्लास को, नाउन क्लास को, एडवर्ब क्लास को पहचानेंगे किस प्रकार। इसके लिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए जो जल्द ही आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि हर क्लास को पहचाना किस प्रकार से जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।